साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में ओजोन परत एवं ओजोन क्षरण अर्थात ओजोन लेयर एंड ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में जो है उसमें इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या जो भी जानकारियाँ आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं वो सभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ओजोन परत और ओजोन क्षरण को समझने से पहले हम लोग वायुमंडल को समझ लेते हैं, एटमॉस्फेयर को। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण पाया जाता है जिसे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी का यह गैसीय आवरण एक चलनी की तरह कार्य करती है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के लिए जो हानिकारक चीजें हैं उन्हें यह वायुमंडल अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंचने देता है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल के जो है कई सारे या विभिन्न स्तर हैं। मेनली 6 स्तरों में आप वायुमंडल को डिवाइड कर सकते हैं पृथ्वी की सतह से लेकर के जब आप ऊपर की तरफ वायुमंडल में जाएंगे। आप फिगर में देख सकते हैं, सबसे नीचे जो आपका होता है वो है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, या पृथ्वी कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक की जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल की। उस लेयर को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से लेकर 16 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये लेयर होती है। इसके बाद जो आपका होता है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। कई बार परीक्षा में इनका क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। तो जो ओजोन लेयर होता है वो इसी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में या बीच में स्थित होता है। और इसकी जो किस ऊंचाई पाया जाता है, तो ये 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की जो बीच की जो रेंज होती है यही समताप मंडल होता है आपका। इसके अतिरिक्त आप इसके और ऊपर चलेंगे तो 50 से 90 किलोमीटर की जो हाइट होती है यहां पर आपको मध्य मंडल या मेसोस्फीयर मिल जाता है। मध्य मंडल के ऊपर जाएंगे आप तो आप देखेंगे यहां पे ताप मंडल या थर्मोस्फीयर है। और ताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य में किनले हेविस लेयर नामक एक लेयर पाई जाती है। ये भी कई बार पूछा गया है कि ये लेयर कहां पे मिलती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो ताप मंडल के ऊपर आपको बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर होता है, और सबसे बाहर क्या होता है? चुंबक मंडल या मैग्नेटोस्फीयर होता है। हम वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से लेकर के 3600 किलोमीटर की जो हाइट होती है यहां तक को वायुमंडल मानते हैं और इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये था आपका वायुमंडल के विभिन्न स्तर, और हमने देख लिया कि ओजोन लेयर कहां पर स्थित होती है। अब चलिए और चीजों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ओजोन जो होता है क्या होता है? O3 होता है। ओजोन बनेगा कैसे? तो देखिए, ऑक्सीजन का एक आयन यहां पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड। ऑक्सीजन का एक आयन होता है और ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से रिएक्शन करता है, और ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होती है। यहां पर ओजोन के 2 अणु बनते हैं और ऑक्सीजन का एक आयन अलग हो जाता है, और ये पूरी रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है, मतलब कि इसमें हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की एक पतली सी परत पाई जाती है जो पृथ्वी के लिए प्राकृतिक सन स्क्रीन का कार्य करती है, और पृथ्वी को सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों खास करके अल्ट्रावायलेट जो बी होती है, अल्ट्रावायलेट बी, इससे सुरक्षा प्रदान करती है। आगे चलते हैं। हालांकि ओजोन गैस की एक और परत पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत अर्थात क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, परंतु यह मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन जो है वो 2 जगहों पर पाई जाती है एक तो आपकी समताप मंडल में और दूसरी क्षोभ मंडल में। समताप मंडल वाली जो होती है वो मनुष्य के लिए या जो पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं उनके लिए लाभदायक होती है, परंतु जो क्षोभ मंडल में ओजोन पाई जाती है वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। तो अब यहां पर हम लोग समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर पाई जाती है और जो क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर है, इनकी हम लोग यहां पर तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसकी बात करें तो ओजोन का करीब 90% भाग जो है वो 15 से 30 किलोमीटर के बीच में मिलती है इसी समताप मंडल में। इसी को सामान्यतः ओजोन लेयर कहते हैं तथा यह पृथ्वी का रक्षा कवच होता है। वहीं जो क्षोभ मंडल की बात करें ट्रोपोस्फीयर की,
तो ऑक्सीजन का जो शेष 10% भाग है वो क्षोभ मंडल में मिलता है। यह वायु को प्रदूषित करता है एवं स्मॉग के निर्माण में मदद करता है, जो कि श्वसन के लिए, ब्रीदिंग के लिए हानिकारक होता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें कौन होती हैं? तो पहले ओजोन क्षरण के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं उन गैसों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। यह क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना होता तथा समतापमंडलीय ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है। इसका व्यापारिक नाम क्या है? फ्रेयान है। इसका उपयोग कई चीजों में होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर एवं AC में प्रशीतक या कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त प्रणोदक अर्थात प्रोपेलेंट के रूप में, एरोसोल स्प्रे में, फोमिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में, मशीन तथा धात्विक वस्तुओं की सफाई करने वाले विलायक अर्थात क्लीनिंग सॉल्वेंट के रूप में, आग बुझाने वाले कारक के रूप में और स्टरलाइजर्स एवं स्टाइरोफोम में इसका इस्तेमाल होता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी जो गैसें, अन्य जो गैसें हैं, CFC की बात की, दूसरा है हैलोजेंस, तीसरा है टेट्राक्लोराइड या CCl4 या जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, CH3 CCl3 होता है। इसके अतिरिक्त मिथाइल ब्रायोमीथेन होता है, CH3Br, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, HCFC। कुछ अन्य चीजों देखें तो ये जो यहां पे ध्यान रखिएगा कि एक आपकी गैस होती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो यदि इसकी बात करें, जिसे शॉर्ट में HFC कहते हैं, ये इसकी ओजोन विघटनकारी क्षमता जो होती है 0 होती है। मतलब यह ओजोन के विघटन में इसका कोई रोल नहीं होता है, अर्थात यह ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। परंतु यहां ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि यह ओजोन का क्षरण तो नहीं करता, परंतु यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये विशेष तौर पे इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के बारे में याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFC का उपयोग CFC, जिसकी बात हम लोग सबसे पहले किए हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके विस्थापक के रूप में, प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर एवं AC में इस्तेमाल होता है। जो फ्रेयान गैस इस्तेमाल होती है प्रशीतक के रूप में आपके रेफ्रिजरेटर और AC में, उसकी जगह पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं HFC। ये जो आपका ओजोन होता है उसके क्षरण में ये उत्तरदायी नहीं होती है। आगे चलते हैं। अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जो है ये ओजोन क्षरणकारी गैस है। 1970 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात NO में भी ओजोन क्षरण की क्षमता होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत की बात करें कि कहां से मिलते हैं, तो औद्योगिक उत्सर्जन से, कृषि उर्वरक से, सुपरसोनिक जेट विमान के चलने से, थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के विस्फोट द्वारा और प्राकृतिक विद्युत उत्सर्जन द्वारा भी ये मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं वायुमंडलीय ओजोन का मापन कैसे करते हैं। तो इसका मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है और इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक डॉप्सन यूनिट जो है वो शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर मोटाई के बराबर होती है। तो ध्यान रखिएगा, एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं ओजोन परत का पतला होना तथा ओजोन छिद्र, ये क्या होता है। ये शब्द हम लगातार सुनते हैं, तो समझ लेते हैं ये होता क्या है, अर्थात थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर एंड ओजोन होल। 1974 में 1974 में रसायनविद शेरवुड रॉलैंड एवं मारियो मोलिना ने पहली बार बताया कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल के ओजोन के औसत सांद्रण में कमी ला रहे हैं। इसके बाद जोसेफ फरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण टीम ने 1985 में अंटार्कटिका, जो साउथ पोल वाला पोर्शन है, वो अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता का प्रमाण प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त जोसेफ फरमन ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में वसंत काल में ओजोन परत में 40% जो है क्षरण हो जाता है। ओजोन विघटन का अवलोकन दक्षिणी ध्रुव पर सितंबर से नवंबर के बीच हर वर्ष किया जाता तथा ओजोन विघटन की यह घटना, जिसमें ओजोन परत पतली हो जाती है, ओजोन छिद्र, ओजोन होल कहलाती है। इसके अतिरिक्त आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण करीब 300 डॉप्सन यूनिट होता है,
परंतु कोई ऐसा क्षेत्र जहां का सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे गिर जाता है तो वो ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है, मतलब वहां कहा जाएगा कि ओजोन होल हुआ है। ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की बात करें तो मेनली दो प्रयास हैं, एक है आपका वियना कन्वेंशन और दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले हम लोग वियना कन्वेंशन की बात कर लें तो यह एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है तथा इसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत सीएफसी के उपयोग में कमी लाने हेतु किसी के लिए कोई बाध्यकारी नियम नहीं है। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 का है, वियना कन्वेंशन 1985 का है और ये 1987 का है। इसको ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग के में कमी लाने हेतु तैयार किया गया था। इसको 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया तथा यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। इस समझौते में यूनेप अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उत्सर्जन के आधार पर यह जो है क्या है, एक बाध्यकारी समझौता है। 16 सितंबर को अर्थात जिस तारीख को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो अभी जो हाल का जो 2021 में हमने 16 सितंबर 2021 को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया, तो उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम आप जरूर याद रखिएगा, क्या रही है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। फिर से सुन लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। आगे देखते हैं ओजोन क्षरण के दुष्प्रभाव क्या हैं। तो देखिए, पराबैंगनी किरणों की तीव्रता बढ़ जाती है जिससे कैंसर रोग होता है। त्वचा संबंधी जो कैंसर रोग होता है वो इसी से होता है। इसके अतिरिक्त पराबैंगनी किरणें पौधों के विकास को प्रभावित करती हैं। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव हैं। तो इस प्रकार से यहां पर इस वीडियो में हम लोगों ने ओजोन क्षरण के बारे में जो है, ओजोन लेयर और ओजोन क्षरण के बारे में हम लोगों ने बात की, जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।